गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आज है संडे, तो यहां पर हम 11 से लेकर 17 मई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे सेशन को एंड तक देखिए। सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आने वाली एग्जाम में हमको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आखिरी तक देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नोट कीजिएगा। भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के अगले सीडीएस के रूप में अपॉइंट करने की घोषणा की है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। और वहीं पर हम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो ये बनेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी। दो अलग अलग पद हैं यहां पर। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को भारत के अगले सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, और इनके अलावा अगर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की बात करें तो ये नियुक्त किए जाएंगे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। देखिए दोनों की नियुक्ति कब होगी, तो यहां पर सीडीएस की बात करें तो ये 30 मई को अपना पद संभालेंगे। अभी तक इस पद पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान हैं, इनको रिप्लेस करेंगे एनएस राजा सुब्रमणी। वहीं पर नेवल चीफ की बात करें तो अभी तक इस पद पर दिनेश के त्रिपाठी हैं, इनको रिप्लेस करेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये 31 मई को इस महीने के एंड में दोनों ही ज्वाइन करने वाले हैं अपने अपने पद को। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं लास्ट वीक शुभेंदु अधिकारी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो शासन था वो खत्म हुआ है। टीएमसी की पहले सरकार थी, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो यहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। शुभेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए। पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर है, ध्यान रखना। बीजेपी के पहले सीएम बने हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के नवे चीफ मिनिस्टर के रूप में, सीएम के रूप में इन्होंने 9 मई को शपथ ली है। देखिए अगर इनका हम एमएलए सीट की बात करें कि ये कहां से एमएलए हैं, तो दो जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, भवानीपुर और नंदीग्राम। भवानीपुर सीट से इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया है। हालांकि 2021 की विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था, और इस बार ममता बनर्जी जब भवानीपुर सीट चली गई तो भवानीपुर से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ममता बनर्जी को हराया। तो दोनों सीट से जीते हैं शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर और नंदीग्राम, और ये बने हैं पश्चिम बंगाल राज्य के नए चीफ मिनिस्टर। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यहां पर बात की जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। इसने 7 मई 2026 को अपना 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। अच्छा, संस्था क्या करती है? अगर हम बीआरओ की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां के जो एरियाज है वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन और रोड के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार संस्था है बीआरओ। 7 मई को बीआरओ का 67th राइजिंग डे मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। 2026 में बीआरओ क्रिएट्स, कनेक्ट एंड केयर्स, ये थीम रखी गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के राइजिंग डे की। ठीक है, संस्था क्या करती है ये मैंने आपको बता दिया। इस संस्था की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बीआरओ काम करता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बार 67th राइजिंग डे है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, 7 मई को मनाया गया। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पहली चीज तो यह कि तमिलनाडु में एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट देखने को मिला है। वहां पर जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो स्टॉलिन की गवर्नमेंट गई है, और अब तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं थलपति विजय, एक्टर हैं साउथ के। इनकी पार्टी का नाम है टीवीके। इसका फुल फॉर्म होता है तमिलगम या तमिलगा वेत्री कजगम, तमिलगा वेत्री कजगम। ठीक है, अब इस पार्टी का चुनाव चिन्ह देखें तो यह है विसल, सीटी।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टीवीके का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तमिलगा वेत्री कजगम। और इसके अलावा चुनाव चिन्ह क्या है थलपति विजय की पार्टी का, तो यह है सीटी या विसल। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सीटी है ना, विसल। ओके, तो जोसेफ विजय या थलपति विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नवे सीएम के रूप में शपथ ली है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं अभी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो इन्होंने चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ दिलवाई थलपति विजय को मुख्यमंत्री पद की। ठीक है ना, 2024 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था टीवीके, तमिलगा वेत्री कजगम। और इसी पार्टी के कैंडिडेट हैं और इसी पार्टी के संस्थापक हैं थलपति विजय। अभी जब तमिलनाडु में इलेक्शन हुए 234 विधानसभा की सीटों पर, तो 118 पर मेजोरिटी है, लेकिन इनकी पार्टी ने 108 सीटें अपने नाम की, टीवीके ने। और फिर गठबंधन के साथ कोalition गवर्नमेंट इन्होंने बनाई और तमिलनाडु में 1967 के बाद नॉन द्रविडियन पार्टी बनी जो कि सत्ता में आई है टीवीके। थलपति विजय ये तिरुचिरापल्ली सीट से और पेरम्बदूर दोनों सीटों से इन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से ये जीत के आए। तिरुचिरापल्ली ईस्ट से जो सीट है इन्होंने छोड़ दी है और ये पेरम्बदूर से अब एमएलए हैं और राज्य के सीएम हैं। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के किस सेक्शन के तहत एंटीसिपेटरी बिल पर कानूनी रोक के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। तो मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट की एक सेक्शन है, सेक्शन 18, यह कहता है कि अगर SC/ST एक्ट का किसी पे मुकदमा लागू होता है तो उसे एंटीसिपेटरी बिल नहीं दी जाएगी। यह कहता है SC/ST एक्ट का सेक्शन 18। तो इसी पर अपना डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो ये एंटीसिपेटरी बिल पर जो प्रतिबंध लगा है कि नहीं दी जाएगी SC/ST एक्ट के तहत, ये ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगी। मतलब कंसर्न देखा जाएगा, जज को पहले ये देखना पड़ेगा कि FIR के जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं, पहली नजर में सही लग रहे या नहीं, है ना, पहली नजर में ऑफेंस बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता तो फिर किसी भी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल जिसे बोलते हैं अग्रिम जमानत दी जा सकती है ना, गिरफ्तारी के पहले ही जब जमानत दे दी जाती है तो ये अग्रिम जमानत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्शन 18 है ना, जो ये कहता है कि एंटीसिपेटरी बिल नहीं दी जाएगी अगर किसी पर SC/ST एक्ट के तहत अपराध का केस लगता है, तो ये प्रावधान तो है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल तब नहीं दी जाएगी जब जजेस ये देखें कि भाई आरोप हो सही है या नहीं, पहली नजर में ऑफेंस बन रहा है कि नहीं, मामला मजबूत है कि नहीं। अगर नहीं है मजबूत, ऑफेंस पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर जो आरोपी है उसे एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में। वैसे जो CRPC है ना, उसका सेक्शन 438 ये प्री अरेस्ट बेल से ही संबंधित है, जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। SC/ST एक्ट में सेक्शन 18 में उल्लेखित है कि नहीं दी जाएगी अगर किसी पर आरोप लग गया SC/ST एक्ट के उल्लंघन का, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं दी जा सकती है अगर उस पर पहली नजर में मामला मजबूत नहीं बनता है, तो है ना, अगर ऑफेंस नहीं बनता है तो फिर दे सकते हो बिल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी इंग्लिश के फाउंडेशन बैच को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है आप सभी के लिए। हर एग्जाम में आपको पता है जो वनडे एग्जाम है, चाहे सेंट्रल की हो, SSC, रेलवे, अदर जो एग्जाम से, लगभग इंग्लिश हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां पर आप हमारे इंग्लिश के रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर टॉपिक की यहाँ पर PDF मिल जाएगी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे। 1 साल की आपके लिए वैलिडिटी एक्टिव रहेगी, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। आगे आइए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी 2026 कर लेना, इसको 2026 कब मनाया गया? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करते हैं ना, तो ये हर साल 11 मई को ही मनाया जाता है। हर साल सेम डे को आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को। देखिए इस दिन क्या हुआ था कि न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इंडिया में दूसरी बार। पहली बार एक न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया जा चुका है, ठीक है।
स्माइलिंग बुद्धा, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो इन्होंने दूसरी बार पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। 11 से लेकर 13 मई तक न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी अनाउंस किया गया 1998 में। 2026 में रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यह थीम रखी गई है नेशनल इनोवेशन डे की। ओके, तो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उससे संबंधित है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई तारा प्रणाली क्या है? डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने तारा सिस्टम को हाल ही में इसका टेस्ट किया है। ये इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है, स्वदेशी रूप से निर्मित ग्लाइड वेपन सिस्टम है जिसका नाम है तारा सिस्टम। है क्या? देखिए, तारा सिस्टम की बात करें ना तो एक्चुअल में हमारे पास काफी पुराने बम रखे हैं जो कि अनगाइडेड बम है। मतलब क्या होता था कि एयरक्राफ्ट से, हमारे जो सेना के एयरक्राफ्ट होते हैं, जब हमला होता है या फिर युद्ध होता है तो दुश्मन की टेरिटरी में घुस के ऊपर से उस बम को गिराना होता था जो कि अनगाइडेड बम थे। बहुत नजदीक जाना पड़ता था टारगेट के गिराने के लिए। हवा से छोड़ेंगे तो टारगेट पे हिट करेगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं होती थी, पास तक जाना पड़ता था। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं, जो सेना के जो हमारे जेट हैं, उनको थ्रेड भी रहता है कि भाई दुश्मन की टेरिटरी में गए, मार गिराया गया है ना, डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या किया गया है, एक तारा सिस्टम को हमने टेस्ट किया है ओडिशा कोस्ट से, इसे टेस्ट किया गया, सफल परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है, एक तरीके का इसको आप बॉक्स समझिए जिसमें क्या किया जाएगा, अनगाइडेड बम रखे जाएंगे। अब ये जो बॉक्स है ना, ये जैसे ही किसी भी, मतलब क्या होता है कि हम यहां से डायरेक्ट अपनी टेरिटरी में रह के से छोड़ सकते हैं दुश्मन के ऊपर। एक केस है, उसके अंदर अनगाइडेड बम रख दिया और अब वो जो केस है ना उसका नाम है ग्लाइड वेपन सिस्टम। जब इसको जेट से या एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाएगा ना तो ये फ्लाई करते हुए जाएगा, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है फ्लाई करते हुए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अलग अलग जैसे नेविगेशन सिस्टम से, जीपीएस से जुड़ा हुआ है। तो 80 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकता है, डायरेक्ट जाकर जो टारगेट है उस पर हिट करेगा। ठीक है, तो जो अनगाइडेड बम है ना उसको प्रिसाइज अटैक के लिए ये गाइडेड वेपन्स में बदलने के लिए केस तैयार किया गया, एक बक्सा तैयार किया गया। इसको ऐसे समझिए, ये है ग्लाइड वेपन सिस्टम जिसको नाम दिया गया है तारा। तो डीआरडीओ और इसके अलावा जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उसने इसकी टेस्टिंग की है, सफलतापूर्वक ये टेस्टिंग हो गई है। 80 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, स्ट्राइक रेंज देखें तो। ठीक है, स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह अटैक कर सकता है। 44 वर्षों के बाद भारत में आयोजित हो रही एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 44 वर्षों के बाद भारत में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन किया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। आज ये खत्म हो जाएगी तो हम कल के सेशन में या परसों के सेशन में इसकी जो भी मेडल टेली बनेगी तो उसकी बात कर लेंगे। तो 10 से लेकर 17 मई 2026 तक गांधीनगर गुजरात में 44 वर्षों के बाद इंडिया में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 28 देशों के लगभग 180 जो वेट लिफ्टर है वो यहां पर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। मेन और विमेन कैटेगरी में 8 वेट कैटेगरी में यहां पर कंपटीशन आयोजित करवाए गए। 2025 में लास्ट एडिशन जो था वो चाइना में आयोजित किया गया था और चाइना ही मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा 31 गोल्ड मेडल के साथ। और अब इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है 2026 में गुजरात के गांधीनगर में। पहली बार एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 1957 में शुरू हुई थी। पहली बार इसका आयोजन किया गया था ईरान के तेहरान में, है ना। एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में प्रथम स्थान किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ना, वो पंचायतों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर, जिन्होंने हेल्थ में भी अच्छा काम किया हो, सफाई में अच्छा काम किया हो, टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन में अच्छा काम किया हो, है ना, और सारा स्वच्छ जल, पेय, सड़कों का निर्माण,
तो ऑल ओवर जब अच्छा काम करने की कैटेगरी आती है तो सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वो है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। 3 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, ये ब्लॉक लेवल पर, एक जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक ग्राम लेवल पर। यहां पर जो क्वेश्चन है ना वो ग्राम पंचायत से कि सबसे प्रथम स्थान पर ग्राम पंचायत कौन सी है इस अवार्ड में, तो ये है असम की न्यू नेपाम ग्राम पंचायत। ये न्यू नेपाम है, न्यू नेपाम ग्राम पंचायत कहां पर है, असम में है। तो नानाजी देशमुख अवार्ड अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ग्राम पंचायत के स्तर पर बेस्ट पंचायत को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अलग अलग सारे काम अच्छे किए हों। अब देखिए ग्राम लेवल पर 3 टॉप पंचायत देखिए तो न्यू नापाम असम की पंचायत है पहले नंबर पर, सेकंड पर टेलकब बिहार की पंचायत है और थर्ड पर है बीरा हारू उत्तर प्रदेश की पंचायत है। ये हो गई 3, ये ग्राम पंचायत। सेकंड आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिपाही झाला, ये त्रिपुरा में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले नंबर पर। सेकंड पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गंजम पंचायत ओडिशा में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायत है तीसरे नंबर पर बेस्ट कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसके अलावा बेस्ट ब्लॉक पंचायत की बात करें तो केवल एक ले लो हरिपाड़, ये देखने को मिलती है केरला में। तो ये तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी है नानाजी देशमुख अवार्ड की। इसके अलावा जो पंचायती राज अवार्ड है ना इस बार 42 पंचायतों को अलग अलग कैटेगरी में दिए गए, पूरी तो याद रख नहीं पाएंगे, तो केवल नानाजी देशमुख जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है तीनों लेवल पर मैंने आपको बता दिए हैं कि टॉप पर कौन है। असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? असम के सीएम के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। लास्ट बार 5 साल का टेन्योर इन्होंने पूरा किया है। अब असम में जब असेंबली इलेक्शन हुए तो 126 सीटें हैं असम की विधानसभा में, इनमें से 102 सीटें बीजेपी या एनडीए जो कोलेशन है उनका उन्होंने जीती। पूरा कोलेशन एनडीए ने 102 सीटें अपने नाम की। एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा 12 मई को इन्होंने असम के सीएम के रूप में शपथ ली है। ठीक है, असम के जालुकबारी नाम का एक विधानसभा सीट है, वहां से ये एमएलए, याद रखना मुख्यमंत्री की सीट से एमएलए है ये भी पूछा जाता है। तो ये जालुकबारी नाम का एक असम की विधानसभा सीट है, वहां से ये एमएलए है। बैक टू बैक दूसरे टेन्योर के लिए चुने जाने वाले पहले नॉन कांग्रेसी सीएम बने हैं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को इनके पद की शपथ दिलवाई। असम के राज्यपाल कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बनने जा रहा है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका 26वीं मेंबर कंट्री बनने जा रही है सऊदी अरेबिया। 25 सिग्नेचर मेंबर कंट्री पहले से हैं। देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें ना तो ये इंडिया ने ही बनाया है। बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये अलायंस बनाया गया है, जैसे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, बिग कैट प्रजातियां हैं। इनके संरक्षण के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया था 2023 में। मैसूर कर्नाटका से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और 2026 में इसकी पहली एनुअल मीटिंग भी इस साल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करेगा और इस तरीके से ये इस ऑर्गेनाइजेशन का या जो अलायंस है उसका 26वां मेंबर बनेगा। 25 सिग्नेचर कंट्रीज पहले से हैं, 5 ऑब्जर्वर कंट्री है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। 2023 में कर्नाटका के मैसूर में इसे लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलता है नई दिल्ली में। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना है? यूपीआई को अपनाने वाला है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला पहला कैरेबियन कंट्री बनी त्रिनिदाद और टोबागो। तो कैरेबियन सी में ये कंट्री देखने को मिलती है। मिडिल जो अमेरिका क्षेत्र है, मध्य अमेरिका जिसे कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में मध्य अमेरिका क्षेत्र में कैरेबियन सी में देखने को मिलता है त्रिनिदाद और टोबागो। तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहली कैरेबियन कंट्री बना है।
ठीक है। भीम ऐप के माध्यम से निर्बाध डिजिटल पेमेंट संभव हो सकेंगे। जैसे अगर इंडिया से टूरिस्ट जाते हैं त्रिनिदाद और टोबागो तो पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई के माध्यम से। तो इससे टूरिज्म को बढ़ाने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और त्रिनिदाद और टोबागो भी विकास कर पाएगा। तो इसलिए पहली कैरेबियन कंट्री जिसने अपने यहां पर यूपीआई को लॉन्च किया है या यूपीआई को अपनाया है। चर्चा में रहा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर स्टेशन, यह देखने को मिलता है हमें एटॉमिक पावर स्टेशन ये देखने को मिलता है हमें महाराष्ट्र में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है तारापुर। महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिलता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की यूनिट 2 को फिर से रीस्टार्ट करने की अनुमति दे दी है 10 साल के लिए। काफी समय से ये बंद थी, अब सेकेंड यूनिट को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। 10 साल के लिए इसे अनुमति दी गई है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा। इसीलिए तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट या पावर स्टेशन ये सुर्खियों में है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में है इंडिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है इसकी भारत के पहले बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यहां पर लगे हुए हैं। दोनों यूनिट का जो ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशनल कंडीशन शुरू हुई थी या इसने काम करना शुरू किया था 1969 में, तब से कार्यरत है। सेकेंड यूनिट काफी समय से बंद थी, एक बार फिर से इसको शुरू किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता की एस जयशंकर ने। आपको पता होना चाहिए कि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 में इंडिया कर रहा है। तो ब्रिक्स की जितनी भी सह मीटिंग हो रही है, अलग अलग जितनी भी मीटिंग होगी अलग अलग सचिवों की, मिनिस्टर्स की, तो ये भी इंडिया में ही होगी। तो रिसेंटली 14-15 मई 2026 को ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। ब्रिक्स सदस्य देशों और पार्टनर्स कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर यहां पर आए थे, कुछ हेड ऑफ डेलीगेशन भी यहां पर आए थे। समिट में एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस को कैसे कम किया जा सकता है इस पर चर्चा की गई। साथ ही ब्रिक्स के देशों में आपसी सहयोग और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए भी यहां पर डिस्कशन किया गया। तो विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी ये ब्रिक्स के सदस्य देशों की। अध्यक्षता एस जयशंकर ने की, इंडिया के विदेश मंत्री, और आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखिए ब्रिक्स की एनुअल मीटिंग की बात करें ना तो 2024 में रशिया के कजान में आयोजित हुई थी। लास्ट ईयर 2025 में ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था और इस साल एनुअल मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की इंडिया में 2026 में। मई 2026 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 2026 मई मंथ में मनाया गया 9 मई को। कब मनाया गया? 9 मई को। देखिए क्या होता है कि हर साल ये अलग अलग डेट पर आता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल मई के सेकेंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाएगा। तो ये जो सेकेंड सैटरडे ना मई और अक्टूबर के, ये हर साल अलग अलग डे पे आते हैं। 2026 में मई का सेकेंड सैटरडे है 9 मई को और अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे है 10 अक्टूबर को। तो इस बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जो माइग्रेटरी बर्ड है ना उनके संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना, क्योंकि ये इकोसिस्टम का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड। तो इनके संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2006 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया था। तब से यह हर साल मनाया जाता है, साल में 2 बार, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, क्लियर हो गया। 2026 में एवरी बर्ड काउंट्स यूर ऑब्जर्वेशंस मैटर, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। तो मई मंथ से हमारा क्वेश्चन है, तो मई मंथ में 2026 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया? तो यह 9 मई को मनाया गया। भारत सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सोने और चांदी पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर, जो कि पहले 6% थी, इसको बढ़ाकर कर दिया है 15%।
मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण और जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 13 मई 2026 को गोल्ड और सिल्वर पर इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ या ड्यूटी 6% से बढ़ाकर कर दी है 15%, 15%। इसमें जीएसटी अलग से, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो नई ड्यूटी है ना, गोल्ड इंपोर्ट, सिल्वर इंपोर्ट, यूएई कोटा बेस्ड इंपोर्ट जो है, ज्वेलरी फाइंडिंग्स जो हैं, या फिर प्रीसियस मेटल इंडस्ट्रियल इंपोर्ट जो है, इन सभी पर लागू की जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ की बात करते हैं ना, तो इंपोर्टेड चीजों पर लगने वाला ये एक प्रकार का टैक्स है, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आ जाती है, सेस आ जाता है और ऐसे टैक्स आ जाते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि पहले 5% थी, अब बढ़ाकर हो गई है 10%। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो कि पहले 1% था, ये बढ़ाकर हो गया 15%, ठीक है, 5%, सॉरी। तो 5 और 1 6, पहले 6% था इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ, जो कि अब बढ़ के हो गया है 15%। और जीएसटी इसमें अलग से है, जो पहले था वो ही सेम है। तो अब जो टोटल टैक्स लगेगा गोल्ड सिल्वर इन पर इंपोर्ट करने में, वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास लगने वाला है। तो इंक्रीज क्यों किया गया? वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण, ठीक है ना। ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, देश से डॉलर कम बाहर जाए क्योंकि जरूरी है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है तो वहां देना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सुरक्षा के लिए और जो रुपीज एक्सचेंज रेट है उसको स्थिर रखने के लिए यह डिसीजन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले नेता कौन है? 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है योवेरी मुसेवेनी ने। जनवरी में युगांडा में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। युगांडा एक अफ्रीकी देश है। जनवरी में यहां पर इलेक्शन हुए थे और जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें योवेरी मुसेवेनी ने 71.65% वोट प्राप्त किए। आपको पता है ये 40 सालों से प्रेसिडेंट है। अफ्रीका के किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष या प्रमुख रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, ये है युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी। एक बार फिर से चुन के आए और अब इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। 1986 से ये सत्ता में है मुसेवेनी युगांडा में। एक अफ्रीकी देश है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ना, लेक विक्टोरिया से टच होता है। लेक विक्टोरिया यहाँ की सबसे बड़ी झील है जहां से नील नदी निकलती है, युगांडा के दक्षिण में। कैपिटल है कंपाला और ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका का यह देश है। 2026-27 के सीजन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली 2026-27 का जो विपणन वर्ष है या फिर जो सीजन है, क्रॉप सीजन, उसमें गवर्नमेंट ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। कितनी? 14 खरीफ क्रॉप की एमएसपी को बढ़ाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि जो सिफारिश है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है और बढ़ाती गवर्नमेंट है एमएसपी को। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिस प्राइस पर गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इससे नीचे किसानों को अगर आपने पैसा दिया उनकी फसलों का तो वो फिर अपराध है। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो किसान को मिलेगा ही, जिसमें उसकी लागत और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो इस बार किसानों को लगभग 2.60 लाख करोड़ का भुगतान किया जाएगा इस खरीफ सीजन में, ठीक है। लगभग 824 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद की जाएगी, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। सबसे ज्यादा जो एमएसपी खरीफ फसलों में बढ़ी है वो सनफ्लावर सीड पर बढ़ाई गई, 622 रुपए पर क्विंटल की यह वृद्धि हुई है। इसके बाद कॉटन पर सेकंड नंबर पर 557 रुपए की वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा एमएसपी पर। हमको इतना याद रखना है कि 14 फसलों पर, खरीफ फसलों पर अभी एमएसपी में वृद्धि की गई है 2026-27 के खरीफ सीजन के लिए। मई 2026 में सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है? सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर कौन थे? प्रवीण सूद। इनका कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही गवर्नमेंट ने प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है सीबीआई के अध्यक्ष के पद पर। प्रवीण सूद ये 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, कर्नाटका कैडर के। ये पहले कर्नाटका के डीजीपी के पद पर थे। इन डीजीपी के पद पर कार्य कर ही रहे थे, तब इनको मई 2023 में डीजीपी के पद से हटाकर सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया था।
लास्ट ईयर भी इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था और एक बार फिर से अब इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में 1 साल और कंटिन्यू करेंगे कौन? प्रवीण सूद। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहां विकसित किया जाएगा? इंडिया का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, इसे डेवलप किया जा रहा है थूथुकुडी में। थूथुकुडी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो तूतीकोरिन है ना, ये थूथुकुडी के नाम से जाना जाता है। एक पोर्ट सिटी है तमिलनाडु की। यहीं पर हमें वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी देखने को मिलता है, बहुत ही फेमस है। और अब यहां पर इंडिया का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया जा रहा है थूथुकुडी तमिलनाडु में। देखिए, शिपयार्ड वो जगह जहां पर शिप का निर्माण किया जाता है, शिप या फिर जो वेसल होते हैं उनका निर्माण किया जाता है और मेंटेनेंस का काम किया जाता है, रिपेयरिंग की जाती है शिप की, तो ये होता है शिपयार्ड। ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का मतलब है कि शुरू से पहले से कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, जो स्ट्रक्चर है वो पहले से देखने को नहीं मिलता, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नए सिरे से खाली जमीन है, नए सिरे से किसी शिपयार्ड को बनाया जा रहा है, तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। चाहे वो सड़क प्रोजेक्ट हो सकता है ग्रीनफील्ड, है ना, कोई भी अदर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया जा रहा है थूथुकुडी में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे। ये त्रिपक्षीय समझौता है, 3 कंपनियों के बीच में ये देखने को मिला है ना। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज से इसके अंतर्गत ये साइन किया गया है 3 कंपनियों के द्वारा, और ये मिलकर थूथुकुडी में मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड को डेवलप कर रहे हैं। अगर इसकी क्षमता देखिए तो एनुअल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी 2.5 मिलियन ग्रॉस टनेज है। ये जो ग्रॉस टनेज है ना, ये एक पैमाना होता है शिपयार्ड को मापने का कि वो कितना बड़ा है। इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि शिप के अंदर कितनी जगह है ना, शिप का वजन नहीं देखा जाता, अंदर कितनी जगह है। तो इतने बड़े बड़े शिप का निर्माण किया जा रहा है, तो 2.5 मिलियन ग्रॉस टनेज के शिप बिल्डिंग कैपेसिटी होगी एनुअल। तो ये भारत का सबसे बड़ा मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहां बनाया जा रहा है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। पोर्ट सिटी है थूथुकुडी तमिलनाडु में। द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द एवफुल नामक पुस्तक को के लेखक कौन है? ये दोनों बुक को रिसेंटली भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है और इन दोनों बुक्स को लिखा है तुषार मेहता ने। तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। क्या होता है कि एक पद होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य कानूनी जो एडवाइजर होते हैं ना, विधि अधिकारी, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। उनके नीचे दूसरे नंबर पर आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके पद पर देखने को मिलते हैं तुषार मेहता। ठीक है, तो इनके द्वारा जो जजमेंट आए हैं जुडिशियरी में, जो जुडिशियरी की कार्य प्रणाली है, उस पर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छे जजमेंट पर बातचीत की गई, नहीं, कुछ हंसी मजाक के जो पल रहे हैं उनको इस बुक में दर्शाया गया है। मतलब जो लॉ के स्टूडेंट है ना, उनके लिए बुक काम की नहीं है, केवल हंसी मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जुडिशरी में कुछ ऐसा डिसीजन आया था, उसमें ऐसा डिसीजन आ गया और जज ने ये मजाक किया है, किसी ने, मतलब जो भी जुडिशरी पे एक सरकास्टिक वे होती है ना, उस पर आधारित ये बुक लिखी गई है। तो दोनों बुक को लिखा है किसने? तुषार मेहता ने। एक है द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड एवफुल। दोनों बुक को तुषार मेहता ने लिखा, अमित शाह ने लॉन्च किया है। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। 2018 में इनको नियुक्त किया गया था, रीअपॉइंट किया गया 2023 में। इनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो जाएगा 2026 में। फिर अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो करेगी, और अगर कोई और बनते हैं तब हम बात करेंगे। वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए आर मुकुंदन। यह है भारतीय उद्योग परिसंघ। इसकी बात करें ना तो भारत की जो इंडस्ट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में ब्रिज के रूप में काम करता है। तो इसके अध्यक्ष बने हैं आर मुकुंदन। ओके, तो राजीव मेमानी इस पद पर पहले थे, इनको रिप्लेस किया है आर मुकुंदन ने 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट। और इसके अलावा इस पद पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शाश्वत गोयनका को नियुक्त किया गया।
महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किस सरकार द्वारा गठित की जाएगी? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो थलपति विजय है उन्होंने अनाउंस किया है कि राज्य में महिलाओं की सेफ्टी के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें महिलाएं होंगी टास्क फोर्स में, और ये सभी जो आधुनिक सुविधाओं से लेस होगी टास्क फोर्स, सभी सुविधाएं इनके पास होगी। और ये कैजुअली जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, रश वाले जो एरियाज है ना, मार्केट है, भीड़ भाड़ वाले एरिया, वहां पर इनको तैनात किया जाएगा ताकि विमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और विमेन फ्रेंडली पब्लिक एनवायरनमेंट दिया जा सके। तो ये टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसको नाम दिया गया है सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स। यहां पर ये तमिल वर्ड है सिंगापेन, जिसका अर्थ होता है शेरनी जैसी या फिर बहादुर जो शक्तिशाली महिलाएं हैं वो है सिंगापेन। ठीक है, तो सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स तमिलनाडु में गठित किया जाएगा विमेन सेफ्टी के लिए। भारत के पहले ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क का इनॉग्रेशन कहां किया गया? इंडिया का पहला पीएम मित्र पार्क जिसने काम करना शुरू कर दिया है, ऑपरेशनल है, इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में किया है। ओके, तो तेलंगाना के वारंगल में 1695 करोड़ की लागत से यह 1327 एकड़ एरिया में फैला हुआ है पूरा पीएम मित्र पार्क। देखिए पीएम मित्र पार्क है ना, एक्चुअल में टेक्सटाइल पार्क है ना, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे 7 पार्क पूरे इंडिया में बनाए जा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क के कॉन्सेप्ट के अनाउंसमेंट की गई थी 2021 में और फाइनली इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। 7 बन रहे हैं अलग अलग राज्यों में, 7 राज्यों में। इसमें से जो शुरू हो चुका है पहला वो पीएम मित्र पार्क, अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया तेलंगाना के वारंगल में। ठीक है, तो ये जो पीएम मित्र पार्क बनाए जाने ना, इसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट सभी एक जगह से होगा। 2021 में इसको अनाउंस किया गया था और 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा इसे अप्रूव किया गया। पीएम मित्र स्कीम, ठीक है, 7 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। 4445 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है 7 ऐसे पार्क बनाने का, और उद्देश्य वही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। लास्ट क्वेश्चन, मिजोरम अदरक मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? मिजोरम जिंजर मिशन, इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, देखिए मिजोरम की जो अदरक है ना, जीआई टैग प्राप्त अदरक है ना, जीआई टैग दिया जा चुका है मिजोरम की अदरक को 2021 में। अब इसी के जो अदरक है उसके कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग है ना, ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम जिंजर मिशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने, और इसका टोटल बजट है 189.79 करोड़ रुपीस। जिंजर को प्रमोट किया जाएगा, कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा मिजोरम जिंजर मिशन के तहत। तो मिजोरम जिंजर जीआई टैग दिया जा चुका है 2021 में, और नीति आयोग ने 2025 में मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया भी घोषित किया था, क्योंकि इसके जिंजर की जो क्वालिटी है वो पूरे देश में बहुत यूनिक है। तो इसीलिए जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया को ने मिजोरम नीति आयोग ने 2025 में घोषित किया था। इजी, तो यहां पर 11 से लेकर 17 मई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इंग्लिश के रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।